लाजवाब अंदाज है इनका और शहाना शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, इनका ताल्लुक गुजरात से आगे एक जगह कहलाई जाती है लाला मूसा। लाला मूसा के एक बड़े ही सियासी खानदान से है। इनकी बिरादरी चौधरी गुज्जर है, मगर अपने इलाके कायरा की वजह से कायरा से मशहूर हैं और वो टाट के स्कूल में पढ़े हैं। मगर जब सियासत में आए तो खुदा ने इन्हें ऐसा उरूज बख्शा कि लोग देखकर इनको इंस्पिरेशन लेते हैं जो आना चाहते हैं सियासत में। और इन्होंने मुख्तलिफ वजारतों के मुतअद्दिद वजारतों के कलमदान भी संभाले। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी के दौर में कमर ज़मान कायरा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के पहले गवर्नर भी बने। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो कैबिनेट थी उसमें कश्मीर अफेयर्स के वज़ीर थे, फिर बाद में वज़ीर इत्तलात भी इनको मिली थी, वज़ारत इत्तलात भी इनको मिल गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ा है और सियासतदान के साथ साथ ये सियासी दानिश्वर भी हैं। बिल्कुल। और आज इनकी सालगिरह है और आज जो है वो एक बड़ा दिन हमारे साथ ये स्पेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए सर बहुत बहुत खुशामदीद आपको। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हमारे आज के प्रोग्राम में अपनी सालगिरह मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका और आपके पूरी टीम का, पूरे आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे इस योम पैदाइश पे, मेरी बर्थडे पे आपने मुझे याद किया, याद रखा, मुझे अच्छी विशेस की, मेरे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, दुआएं दी। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और आपको और कामयाबियां दे। आप माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड जोड़ा है हमारा जो एंकर्स का, और आपका प्रोग्राम बड़ा मकबूल प्रोग्राम है, तो मेरी आपके लिए नेक दुआएं हैं और मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। ये बताइए आपकी सालगिरह का दिन आप जनरली किस तरह गुजारते हैं? मेरी सालगिरह मेरी गुड लक है, अल्लाह करे मैं उनके कुछ चीज़ें मैं भी सीख पाऊँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे कायद की डेट ऑफ बर्थ है। जी जी, भुट्टो शहीद 5 जनवरी को पैदा हुए थे, मेरी भी योम पैदाइश वही है। सो मैं जब से, पहले तो हम देहाती लोग हैं, ज़रा बर्थडे कम ही मनाते थे, लेकिन जब थोड़ी बहुत इसकी शौरी ज़िंदगी शुरू हुई और भुट्टो साहब के साथ साथ फिर मेरा एक रोमांस था तालिब इल्मी दौर से ही। तो जब भी मेरे दोस्त अहबाब या मेरे साथी कभी मेरी बर्थडे का जिक्र करते हैं तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि आइए केक काटते हैं, लेकिन केक भुट्टो साहब के नाम का काटेंगे, मेरी बर्थडे साथ हो जाएगी। तो ऑलवेज एक सादगी से। लेकिन भुट्टो साहब की जब से तंजीमी अमल में हूँ, अब तो 3 दहाइयाँ हो गई उसमें, तो अब हर साल भुट्टो साहब की बर्थडे मनाते हैं तो साथ अपनी भी मनाई जाती है, केक कट जाता है, मुझे भी विशेष मिल जाती है। आप जैसे दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया है कि आपने भी मुझे याद रखा है। क्या बात है, वाकई ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अभी इसी तरफ आ रहा था कि आज चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी सालगिरह है, तो ये एक कोइंसिडेंस है और आपके लिए तो बड़ा हसीन इत्तेफाक है ये कि आप जिस शख्स को एडमायर करते हो, जिसकी आइडियोलॉजी पर चल रहे हो, उसकी सालगिरह और आपकी सालगिरह जो है वो एक ही दिन हो। अच्छा, तोहफे मिलने का कितना रिवाज है आपको? ये 3 दहाइयों का जो आपको सफ़र रहा, तोहफों के बारे में बताएं ज़रा। ये मैं इसका जिक्र क्या करूं जी, मुझे तोहफे इतने मिलते हैं। पहला तो जी प्यार मोहब्बत एक बहुत बड़ा तोहफा है। हाँ। लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है, दोस्तों की इतनी मोहब्बत है कि उससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। मुझे मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे कुदरत ने जो तोहफे दिए हैं वो बहुत बड़े हैं। मुझे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आ गया, ये बहुत बड़ा इनाम है। उसके बाद फिर दुनिया में मेरे दोस्त अहबाब एक तवील अरसे से, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मुझे नहीं याद कि मैंने अपने आखिरी जो कपड़े खरीदे थे या जूते खरीदे थे वो कब खरीदे थे। वाह वाह। मेरे दोस्त अहबाब मुझे रूटीन में, सिर्फ ये नहीं कि मेरी बर्थडे गिफ्ट देते हैं, रूटीन में भी मेरे कपड़े जूते, वो बाहर भी बैठे हैं, वो सारी दुनिया से, और ख़ासतौर पर नॉर्वे, डेनमार्क, इंग्लैंड वाले दोस्त जो हैं, अमेरिका वाले दोस्त जो हैं, वो मुझे अशिया भेजते रहते हैं। और लगता यूं ही है कि जैसे मैं बड़े कोई अच्छे कपड़े पहनता हूं, लेकिन उसमें मेरी ना चॉइस है ना मेरी जेब पे बोझ है। मैं इस वक्त भी आपके सामने जो कुछ पहने बैठा हूं ये मेरे दोस्तों का लेके मुझे दिया हुआ है। क्या बात। मेरी ऐनक से लेके मेरे जूतों तक हर चीज़ जो है ये गिफ्ट है, और मैं समझता हूँ ये खुदा का मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। मुझ में तो सौ क्या बात है, क्या बात है। तो सर आप बहुत लकी हैं। वैसे कुछ थोड़ा सा सीख लें कमर जमान कायरा साहब के दोस्तों से। अच्छा ठीक है, प्लीज थोड़ा सीख लें। और सर ये बताएं कि अब आपने क्योंकि कहा कि अभी भी जो आप जिन कपड़ों में और ऐनक और ये सब चीजें आपके दोस्तों ने दी हुई हैं जिनमें आप बैठे हुए हैं, तो अगर कोई तोहफा ऐसा मिल जाता है जो आपको पसंद नहीं आता, तो फिर उसका क्या करते हैं?
मैंने जी कभी ये पसंद नापसंद वाला मामला ख़त्म कर दिया ना। जिसने लेके दिया उससे तो प्यार मोहब्बत से लेके दिया। मेरा अपना हो सकता है चॉइस का रंग ना हो, तो मेरा आस्ता आस्ता ना खाने में कोई बड़ा टेस्ट रह गया है, ना कपड़े पहनावे में कोई टेस्ट बड़ा रह गया है। मेजॉरिटी में मेरे दोस्तों को भी तवील अरसे से ये आदत पड़ी हुई है, मेरी फैमिली को भी, तो अब वो सारे जानते हैं कि मेरी टेस्ट क्या है। सो करीबन वो मुझे वही चीज़ें लेके देते हैं या भेजते हैं जो मेरी चॉइस के मुताबिक है। गुड। अब तो मेरे बच्चे भी, वो भी जो मुझे चीज़ मेरे लिए खरीदते हैं उन सबको पता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आ भी जाती है जो मुझे मेरी मतलब फ़र्ज़ करें टेस्ट की नहीं है, तो मैं पहनता ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने जिसने भेजा है मुझे, उसने बड़े प्यार से मेरे लिए कोई चीज़ खरीदी है। वो महंगी है, सस्ती है, वो किसी रंग की भी है, लेकिन अगर उसका दिल है कि मैं वो रंग पहनूं, तभी उसने खरीदी मेरे लिए, तो मैं उसका दिल क्यों तोड़ूं? सर ये बताइए कि ये आपको सबसे पहले विश कौन करता है, आप अगर अपनी पार्टी की बात करें तो? चंद दोस्त तो वो हैं जी जो बहुत पर्टिकुलर है। अब किसी एक दोस्त का नाम लूं तो बाकी नाराज होंगे, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। लेकिन बहरहाल तो मुझे बहुत सारे दोस्त विश करते हैं, और ख़ास तौर पे मेरे जो बर्थडे विश है वो नामली मेरे बच्चे करते हैं मुझे सबसे पहले। मेरी बेगम करती हैं, मेरे दोस्त भी करते हैं, लेकिन दोस्तों में बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए किसी का नाम लेके ना फिर जरा काम खराब हो जाता है। ठीक है, ताल्लुक जरा आपका ट्रिकी हो गया। वैसे का सवाल वैसे ट्रिकी था। लेकिन कमर साहब ये बताएं कि आपने फलसफा भी पढ़ा हुआ है, और हमारी सियासत में हम कहते हैं कि हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, वो वाली वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं, तो फलसफे का कितना अमल दखल है सियासत को बेहतर बनाने में? देखिए, मैं तो नालायक स्टूडेंट हूँ, मैं सच्ची बात है ये, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं फ़लसफ़े को उस तरह उससे बेनिफिट नहीं ले सका जिस तरह मुझे लेना चाहिए था। मैं उतना ज़्यादा पढ़ नहीं सका जितना मुझे पढ़ना चाहिए था। लेकिन ये इतना कमाल का सब्जेक्ट है कि आपको ज़िंदगी समझाता है ना कि ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी को देखना किस एंगल से है, इसका असलूब क्या है, इसका एनालिसिस कैसे करना है, क्राइसिस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ग्रोथ किस तरह होगी, ह्यूमन समाज कैसे बनता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे खराबियां होती हैं, और आपने अपने रिलेशन जो खुद डेवलप करने हैं, जो नेचर ने आपके साथ डेवलप किए हैं, उनको किस तरह बैलेंस करके रखना है। ये फ़लसफ़ा आपको एक तर्ज सिखाता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग देता है आपको। और मुझे तो ज़िंदगी के सारे अमलों में, सिर्फ सियासत में नहीं, मुझे तो ज़िंदगी के पूरे सारे अमल में, जब से मैंने फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू किया, मैंने अपने कॉलेज एज से पढ़ना शुरू किया था, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त से लेके आज तक मेरी ज़ात के ऊपर फ़लसफ़े का बहुत असर है। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उसको इन डेप्थ उस तरह नहीं पढ़ सका जिस तरह पढ़ना चाहिए। और मेरा अगर बस चले तो मैं पाकिस्तान के हर बच्चे को, पाकिस्तान के हर तालिब इल्म को फ़लसफ़ा एक लाजमी मज़मून के तौर पर पढ़ाऊँ, और तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी इस फितरत से, मेरे खुदा से मेरा क्या रिश्ता है, इस कायनात से मेरा क्या रिश्ता है, इंसानों से मेरे क्या रिश्ते हैं, और किस तरह इसको बैलेंस किया जा सकता है, किस तरह चीज़ों को देखने का जो रास्त एंगल है वो कौन सा है। लिहाजा ये बेहतरी के रास्ते पैदा करने के लिए मेरा बस चले तो मैं पूरी कौम को पढ़ाऊँ, सारी दुनिया को पढ़ाऊँ, लेकिन कम से कम अपने मुल्क को तो कम से कम फ़लसफ़ा एक लाजमी मज़मून के तौर पे पढ़ाऊँ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी कोई एक ऐसी किताब है जो सजेस्ट करें फ़लसफ़े के हवाले से जो सबको पढ़नी चाहिए, तो वो कौन सी होगी? देखिए, वैसे तो फ़लसफ़े की बहुत सारी किताबें हैं, उसकी बुनियादी किताबें अब अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहता है या उर्दू में पढ़ना चाहता है, लेकिन जो हमें आम मामूल के तौर पर पढ़ने की ज़रूरत है ना, एक तो तालिब इल्मों को जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो फ़लसफ़े की एक किताब है, उसको बहुत सारे रंग में देखा जा सकता है। उससे पहले बहुत सारी अमीर किताबें लिखी गई, बड़े कमाल के फ़िलासफ़र्स ने लिखी, और उनसे सभी से फ़ायदा लिया जा सकता है। लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने से आपको दुनिया का एक वो एंगल जो आजकल ज़रा मातूब हुआ पड़ा है वो देखने का समझ आएगी, और आपको सही मानों में चीज़ों को देखने का पता चलेगा। इसी तरह आजकल जो जदीद अहद में बहुत सारे लोग लिखने वाले हैं, बड़े कमाल के फ़िलासफ़र्स हैं, लेकिन होमो सेपियंस या 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, ये युवल हरारी की 2 किताबें हैं, 3-4 किताबें उनकी आ गई। तो ये दोनों किताबें मेरा ख्याल है आजकल हमारे लोगों को, हमारे तलबा को पढ़नी चाहिए, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस तरह की कुतुब, इस तरह के लिखने वाले जो दुनिया भर में, उनको आसानी से ट्रांसलेट करने का तरीका कर, आज तो डिजिटल भी है, इस पे ऊपर भी आना चाहिए, नेट के ऊपर भी, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो हमने अपनी बुक फाउंडेशन बनाई हुई है, इस तरह के इदारे बनाए हुए हैं, अकेडमीज बनाई हुई हैं, उनके ज़िम्मे हो
कि इन किस किस्म की कुतुब के और भी बहुत सारे उलूम हैं जिनकी कुतुब के तराजम होने चाहिए, ताकि हमारे वो लोग जो अंग्रेजी में मुकम्मल तौर पे आगही नहीं रखते वो भी समझें कि दुनिया को देखने का वो क्या एंगल है। सो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी किताबें हैं। किताबें वैसे आपने बड़ी जबरदस्त सजेस्ट की हैं, बिल्कुल सबको पढ़ना चाहिए। आप जरा आ जाते हैं वैसे मशवरों पर। मशवरों पे सर, सियासतदानों के लिए आप मशवरे दें आज आपकी सालगिरह के दिन, और चूंकि आपने वजारत इत्तलात का भी कलमदान संभाला तो आज हम अपने जो वजीर इत्तलात हैं उनसे ही शुरू करते हैं। हाँ। फवाद चौधरी साहब को अगर आप कोई मशवरा दें तो वो क्या मशवरा होगा? फवाद साहब से मुझे बहुत सारे इख्तलाफात रहते हैं और वो रहने चाहिए। वो बहुत एक तो सरकास्टिक है, उनका स्टाइल जो है ना वो ज़रा तल्ख है, लेकिन मैं आज बिल्कुल ऑन एयर कहूँगा कि फवाद चौधरी में बहुत सारी हिम्मत भी है। वो बहुत सारे इश्यूज़ जो कि हमारे माशरे में अनटचेबल हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातों के अंदर भी चंद लोग रह गए हैं, हुकूमत के अंदर तो खैर बहुत ही कम लोग हैं जो उन इश्यूज़ को टच करते हैं जहाँ इस वक्त मजहबियत का इशू है, फ़िरका वारियत है और सोशल इश्यूज़ हैं, जिन पे हाथ लगाते हुए, जिन पे बात करते हुए मीडिया भी डरता है, लोग भी डरते हैं, इदारे भी डरते हैं। वहाँ भी फवाद बड़ी जुर्रत से बाज़ औक़ात बातें करता है। मैं यकीनन उसको उस मामले में अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उन्हें कहूँगा कि कोई बंदा मुकम्मल नहीं होता। जितना आप ज़्यादा एग्रेसिव होकर दूसरे को लेट डाउन करके या उसकी तज़हीक के रंग में सरकास्टिक होकर बात करेंगे, आप अपने आर्गूमेंट का कितना शानदार आर्गूमेंट हो उसका वजन खो लेते हैं। मेरी उनसे यही राय है, बाकी वो खुद बड़े समझदार आदमी हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वजीर दाखिला, वजीर खारजा जो है हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको क्या कहेंगे? लो, पीरों को कौन मशवरे देता है और वो भी शाह महमूद। सही, तो फिर शेख रशीद साहब पर आ जाए, उनको क्या मशवरा देंगे? शेख रशीद साहब बड़े दबंगा आदमी हैं। वो अपने कैरियर में और अपनी ज़िंदगी में जहाँ पहुँचे हुए हैं वहाँ पे मशवरे कम काम करते हैं। अब मेरे ख्याल उनको मशवरों की कम ज़रूरत है। शेख साहब खुद बड़े ज़हीन बंदे हैं और सेल्फ पेड आदमी है। उनसे बेशुमार इश्यूज़ पे इख्तलाफ किया जा सकता है और है, लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है उसको बहुत सारे लोग अपने अपने एंगल्स में देखते हैं। तो बड़े दबंगा आदमी हैं। शेख साहब से मशवरे लिए जा सकते हैं, उनको दिए ज़रा कम ही जा सकते हैं। उनसे लिए जा सकते हैं, दिए कम जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब, उनको क्या कहेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस में से हैं। मेरा उनसे सियासी तौर पे उनके नज़रिए से इख्तलाफ है, लेकिन मियाँ साहब बड़े तजर्बाकार बंदे हैं। उनकी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं और तजर्बे में गुंदी हुई हैं। उनका अपने गिरदो नवा में अपने हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुक़ होना, ये उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी, या उस तरह की सोच होना, ये उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। मियाँ साहब अगर अपनी ज़ात से ऊपर उठ जाएं तो उन्होंने बहुत सारी वो लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी। लड़ाई से मुराद ये नहीं होता कि आपको 10 लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी फ़िक्री लड़ाई भी लड़ते हैं, आप अपनी इख्तियारात की लड़ाई भी लड़ते हैं। तो उन्होंने जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, ये पॉलिटिकल है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लड़ाइयाँ बहुत सारी लड़ी हैं बहुत सारे इदारों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी ज़ात को मजबूत करते रहे। इदारों को कर जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, आज उनको ये हालात ना देखने पड़ते। सही। और अगर मरियम नवाज साहिबा को आप कोई मशवरा दे तो वो क्या होगा? मरियम साहिबा बड़ी माशाल्लाह बड़ी ज़हीन खातून हैं और बड़ी पढ़ी लिखी हैं। मेरा थोड़ा बहुत उनसे इंटरेक्शन रहा मीटिंग्स के अंदर, वो बड़ा उनका नैरेटिव बड़ा अपने जगह बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, एग्रेसिव है, गुस्से में आ जाती हैं। लीडर के लिए अपना गुस्सा काबू रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने उस गुस्से पे थोड़ा सा उनको जज्बात पे काबू हो तो उनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो लीड कर सकती हैं, उनमें सलाहियत मौजूद है। और फिर यह है कि जो कहना है वो बड़ी जुर्रत से कह लेती है, अच्छे अल्फाज में कह लेती है। उसमें उनका और उनके एडवाइजर्स का बहुत रोल है, लेकिन उनका बेसिक टैलेंट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है उनको मेरे जैसे बंदे क्या मशवरा देंगे। शहबाज शरीफ साहब खुद बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, बड़ा तजर्बा है उनका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मेरा ख्याल ये है कि वो यकसुई के साथ अब पाकिस्तान के लोगों को अपने तजर्बात मुंतकिल करें और इस वक्त
कौम को ज़रूरत है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए शहबाज शरीफ साहब की तरफ कौम देख रही है कि वो अपनी जमात के सारे लोगों को बांध के अपोजिशन को अपने साथ में लाएं और लीड करते हुए इस वक्त इस हुकूमत से जान छुड़ाएं और किसी बेहतरी की तरफ का कोई सफ़र शुरू हो सके। सही। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या मशवरा देंगे? मौलाना का तजिए बड़े कमाल हैं। पाकिस्तानी सियासत में बड़े चंद लोग हैं जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनको मौलवी मत समझिए, वो उनके हुलिये पे ना जाइए, उनको आप इकोनॉमी पे, उनको आप मईशत के अलावा सियासत पे, आप उनको खारजा अमूर पे आप उनसे कभी गुफ्तगू फरमा कीजिए तो आपको समझ आए कि मौलाना फजलुर रहमान किस तरह चीज़ों को देखते हैं। उनके तजिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं और उनसे यही कहूँगा कि मौलाना आपके लिए सारी जमातें अपोजिशन की एक जैसी होनी चाहिए, सबको एक आंख से देखिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और अपनी पार्टी को क्या मशवरा देंगे सर? इस वक्त मेरी जमात को ज़रूरत इस अमर की है कि जब मेरी पार्टी की बुनियाद रखी गई थी तो भुट्टो शहीद ने और उनके साथियों ने उस वक्त की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस सोसाइटी की, स्टेट की, इस पूरे हालात की, पूरे मुल्क की, उसको एनालिसिस करके उन्होंने जमात की बुनियाद रखी थी और उन्होंने वे फॉरवर्ड तश्कील दिया था कि हमने क्या करना है, मईशत को कैसे आगे लेके चलना है, मुआशरत को आगे लेके कैसे चलना है, सियासी अमल कैसे चलाना है, फेडरेशन कैसे संभालनी है, इस मुल्क के मज़दूरों को, इस मुल्क के किसानों को, तालिब इल्मों को, नौजवानों को, इस मुल्क के जो महकूम तबकात हैं उनको हमने कैसे ऊपर उठाना है। तो उन्होंने एक बड़े वाज़े विजन के साथ वो लेके चले थे और उन्होंने उसकी तरफ सफ़र भी किया था। अनफॉर्चुनेटली 4 साल बाद ही उनका सफ़र रुक गया और फिर उनको शहीद कर दिया गया। उनकी जमात को तोड़ने की कोशिशें मुसलसल होती रहती हैं, लेकिन आज भी मेरी जमात को, मेरी क़यादत को, अपने साथियों को यही मेरा मशवरा रहता है और रहेगा कि हमें ऑब्जेक्टिव कंडीशंस आज की देखनी है। आज हमें पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, उसका वे फॉरवर्ड क्या है, वो हमें लोगों के सामने रखना है। यकीनन हमारे ऊपर माजी का एक बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन कुछ बैगेज भी है। उसके साथ हमें लोगों को ट्रस्ट में लाना है और यकीनन पीपल्स पार्टी माजी में भी पाकिस्तान के गंभीर इश्यूज़ का सलूशन देती रही है। आज भी हमें माजी में खड़े होकर नहीं, माजी से सबक सीख के हाल में खड़े होकर मुस्तकबिल के फैसले करने हैं और उसके लिए जहाँ पे सियासी, मुआशी ये फैसले करने की ज़रूरत है, इन दोनों से बड़ा फैसला समाजी तब्दीली का है। हमें अपने समाज को देखने की ज़रूरत है। हुकूमतों से जमातें नहीं चला करती, हुकूमतों से जमातें नहीं बना करती। दिल के अंदर लोग जो है ना, वो हुकूमत साजी की वजह से नहीं रहा करते। लोग अपने नज़रिए, अपनी मोहब्बत, अपनी सोच, लोगों के लिए जो उनकी सोचें होती हैं, उसके लिए जो उनकी स्ट्रगल होती है, उसकी बदौलत लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। हमारे मुल्क में अगर हुकूमतों से ही, इक़्तिदार से ही दवाम पाया जा सकता तो फिर अयूब खां और ज़ियाउल हक लोगों के दिलों से ना निकलते, फिर परवेज़ मुशर्रफ इस मुल्क में कामयाबी की सनद होते। लेकिन ऐसा नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 4 साल इस मुल्क में वज़ीर आज़म रहे, बीबी शहीद थोड़े थोड़े अरसे के लिए 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही, लेकिन दिलों में वही बसते हैं और हमें भी अब वही कुछ करना है। बिल्कुल सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर आपने। वो जो नज़रियात हैं उन्हीं की वजह से लोग आवाम में मकबूल होते हैं, लीडरान, और वाकई वही कामयाबी की सनद होती है, वही कामयाबी की सनद होती है। दुरुस्त फरमाया आपने। और सर हम आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे आज कि आपने अपना जो दिन है उसका आगाज़ हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम के साथ किया। और ये चूँकि सालगिरह का तो मौका है, लेकिन एक और शख्सियत को याद करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। आपके बेटे उसामा के हवाले से भी हमारी दुआएँ हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, करी के रहमत करें, और उनको भी याद करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। वो भी आपके जो जज्बात थे हम सब ने देखे थे उस वक्त, ज़ाहिर है अपनी औलाद के लिए सबके यही जज्बात होते हैं, लेकिन उनको याद करना भी ज़रूरी है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरे बेटे के लिए दुआएं की, वो मुझे सबसे पहले विश किया करता था, तो जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन अब सारी कौम के बच्चे हैं, अल्लाह करे मेरे लिए सारे उसामा हैं, मैं इनके लिए जो सोच सकता हूँ, अपनी हैसियत में जो कर सकूँ करूँ, वो मेरे लिए तस्कीन का बायस होगा और मैं सारी कौम के उसामे जो है उन सब के लिए बेहतर काम कर पाऊँ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन,